नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पंकज, आपका एजुकेटर, और आप देख रहे हैं पंकज आईएएस एकेडमी। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नई लेक्चर सीरीज, और इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे पीसीएस के टेस्ट पेपर्स। प्रीलिम्स होने वाला है, आपको पता है ना। 27 अक्टूबर को प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। और उस संदर्भ में जो है वी विल बी सॉल्विंग, जो है ये जो है ना 27 ऑफ अक्टूबर को है। तो हम लोग जो है ध्येय आईएएस के एंड इसके दृष्टि के, इसके अलावा जो भी मार्केट में टेस्ट सीरीज हैं अवेलेबल बढ़िया इंस्टीट्यूट्स के, फॉर एग्जांपल शून्य आईएएस, ये भी टेस्ट सीरीज बढ़िया कराता है। तो इसके भी अगर पेपर्स मिलेंगे तो वी विल बी ट्राइंग टू डू इट। और एक और है पीसीएस मंत्रा, तो हम लोग कोशिश करेंगे इनको भी सॉल्व करने का। फिर तो वन बाय वन दे विल बी डूइंग। और उसके अलावा मैंने खुद जो है अपने इंस्टीट्यूट के लिए भी पेपर्स बनाए हैं, उसको भी हम करेंगे। ठीक है, बट वो थोड़ा टफ लेवल के हैं, यूपीएससी लेवल के। तो वी विल बी सॉल्विंग दैट ओनली, दैट ऑल्सो। ठीक है, बारी बारी हम लोग उसको सॉल्व कर डालेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। और हाँ, थोड़ा सा बिफोर वी बिगिन विद द वीडियो, थोड़ा सा आपको एक चीज और बताना मैं चाहूंगा कि जो तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, कि बढ़िया से इसको सॉल्व कैसे करो। अगर आप पीसीएस का पेपर कोई भी, पीसीएस या यूपीएससी का अगर कोई पेपर आप लगा रहे हो, तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि आप वन लाइनर नोट्स बनाते चलो। जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हो, वन लाइनर नोट्स बनाते चलो उन पॉइंट्स का जिनको आप लगता है कि आपके लिए नया है। ठीक है, या कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो आपने पढ़ा होगा पर आपको लगता है कि ये बार बार मैं भूलता हूँ, तो उसको भी आप नोट करते हुए चलो। और आज मान लो लगा रहे हो इस सीरीज को, आज आपने वीडियो देखा, तो जो नोट्स आपने शॉर्ट नोट्स बनाई है वो कल मॉर्निंग में उठ के रिवाइज कर लो। एक या दो रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप रिवीजन करोगे नहीं, आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, यूनिट टू रिवाइज, यूनिट टू रिकॉल, ये दो अप्रोच आपको फॉलो करना चाहिए, जरूरी से जरूरी। नहीं तो आपको क्या होगा, याद नहीं रहेगा चीजें। तो चलो अब लोग स्टार्ट करते हैं, कॉपी ले लो, पेन ले लो, और उसको याद करने के लिए लिखना जरूरी है वन लाइनर नोट्स फॉर्म में। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। अब देखो, एक मिनट थोड़ा सा टाइम दो मुझे। हाँ, ओके, फाइन। अब देखो, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, विद रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब आपको सबको पता होगा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी। तो 1765 में हुई थी। ठीक है, 1764 में क्या होता है, द बैटल ऑफ बक्सर, और 1765 में ट्रीटी होती है। राइट, तो उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। हिंदी मीडियम वाले यहाँ से अपना देख लें, इलाहाबाद की संधि और निम्नलिखित में से कथनों का। तो हम लोग बेसिकली, अब मेरा मीडियम इंग्लिश है, तो हम जो है क्वेश्चंस को इंग्लिश मीडियम में ही डील करने वाले हैं। राइट, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, आपसे क्या है, अनुरोध है कि आप जो है दाहिनी साइड वाली इसको पढ़ते रहें, कड़ा। और इलाहाबाद में सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया था। राइट, अब किसने सौंपा होगा एक्चुअली, राइट, वो तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट टू देख लो। शाह आलम टू एग्री टू इशू अ फरमान, फरमान दिया था, सबको पता होगा। बंगाल, बिहार, और एक और राज्य था क्या, उड़ीसा। राज्य क्या बोल सकते हो, रियासत बोल सकते हो, छोटी सी, या प्रोविंस बोल सकते हो इसको। तो ये सब क्या थे, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट या जिले जो भी रहे होंगे, उनको दिया गया। तो ये बंगाल, बिहार, ये प्रोविंसेस जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए एज अ कंपनसेशन फॉर वॉर एक्सपेंस। ठीक है, तो क्या ये खर्च की भरपाई के लिए था या नहीं था। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज कर लो और स्टेटमेंट को देखो ध्यान से, और आंसर जो है निकालने की कोशिश करो। यही अप्रोच होना चाहिए। आप मेरा वीडियो देख रहे हो या किसी और का भी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, टेस्ट सीरीज का कोई भी, तो अप्रोच क्या होना चाहिए, वीडियो आप क्वेश्चन देखो, क्योंकि आप इसको रियल टाइम में सॉल्व तो कर नहीं रहे हो कि ओएमआर शीट भरोगे फिर इसका एनालिसिस निकालोगे कितना सही है कितना गलत है। तो यहाँ पे कम से कम एक चीज ये कर सकते हो, आप तो वीडियो को पॉज कर दो 1 मिनट के लिए, क्वेश्चन को देखो और आंसर निकालने की कोशिश कर लो। उसके बाद फिर अगर आपका आंसर सही होता है तो अच्छी बात है, गलत होता है तो उसको नोट कर लो कहाँ गलती हो गई। राइट, तो इस तरीके से करोगे ताकि लर्निंग बढ़ेगी। अल्टीमेट गेम क्या है आपका, अल्टीमेट एम क्या है, क्वालिफाई करना है ना आपको पीसीएस। और उसके लिए लर्न करना पड़ेगा फैक्ट्स को। लर्न तभी होगा जब आप सही से प्रैक्टिस करोगे। सिर्फ वीडियो देखते चले जाओगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला उसका। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस देख लेना, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, आंसर को गेस करो कि क्या हो सकता है, और फिर उसके बाद वीडियो को प्ले करके देख लो आंसर सही है कि गलत है। राइट, तो इसमें जो है आपको क्या करना है, पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है एकदम, इलाहाबाद और कड़ा, इंग्लिश हिंदी में जो है इसको कड़ा बोलते हैं। राइट, तो सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया था, किसने सौंप दिया था। ऑब्वियसली अब इसको देखो, इसको समझने के लिए आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं मैं। तो हम लोग जो है डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो जो लोग थोड़ा सा पेशेंट नहीं होते ना, वीडियो 10 मिनट देखा भाग गए, तो कोई फायदा नहीं फिर आपको। तो थोड़ा सा टिको, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, तो जितनी भी क्वेश्चन है उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री सब चीज मिलेगी आपको, तो एक तरह से पूरा पूरा आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है,
तो भगो मत, थोड़ा सा टिको। और इसका पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ पीडीएफ की लिंक भी मिल जाएगी आपको। वहां से जाके इस पीडीएफ को आप टेस्ट पेपर डाउनलोड कर लेना और फिर मन करे तो प्रिंट आउट करवा के सॉल्व कर लेना। अदरवाइज यहीं से डायरेक्ट नोट्स बनाते चलो। तो हम क्या करेंगे, अब हम चल रहे हैं इसके बैकग्राउंड पे थोड़ा सा देखेंगे हम। तो अब देखो क्या हुआ था। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, आपको पता है बैटल ऑफ बक्सर, राइट। तो यहाँ पे तीन लोग थे जो हार गए थे। जीता कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी जीत गई थी। और हारा कौन था, तीन लोग मिला के, नवाब ऑफ अवध, इसको हम एनओए बोल रहे हैं, प्लस शाह आलम। शाह आलम कौन था, शाह आलम द्वितीय, वो क्या था, मुगल एम्परर, इसको हम एमई बोल देते हैं, मुगल एम्परर। और तीसरा बंदा कौन था, बंगाल का जो गवर्नर था, ठीक है, कौन था वो, मीर कासिम, ठीक है। मीर कासिम था, वो नवाब ऑफ बंगाल था, इसको हम एनओबी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये तीन लोग थे, ये तीनों हारे थे। तो इसमें से नवाब ऑफ अवध, सुजाउद्दौला, ये जो है शाह आलम द्वितीय, और ये सब थे। ये तो हो गया आपका बैकग्राउंड। अब जब ये हार जाते हैं तो क्या होता है, ट्रीटी साइन होती है। जो ट्रीटी साइन होती है वो 1765 में होती है। और आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे 1765 में दो ट्रीटी साइन होती है। एक पहली ट्रीटी नवाब ऑफ अवध के साथ, पहली ट्रीटी, और सेकंड ट्रीटी किसके साथ साइन होती है, मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय के साथ, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो जो पहली ट्रीटी साइन होती है उसमें क्या करना रहता है, नवाब ऑफ अवध को, ये जो इलाहाबाद था, अब इलाहाबाद और कड़ा जो है नवाब ऑफ अवध के अंडर में था, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो याद कर लो। तो इलाहाबाद और कड़ा, ये दोनों जो है नवाब ऑफ अवध के अंदर में थे। तो इस ट्रीटी के तहत नवाब ऑफ अवध जो था उसने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया किसको, इलाहाबाद और कड़ा को, किसको कर दिया, शाह आलम को। तो शाह आलम आपको याद भी रखना है ये चीज, कि जो शाह आलम था वो मुगल एम्परर था, राइट। ही वॉज मुगल एम्परर। तो ऑब्वियसली मुगल जो है रूल कहाँ से करते थे, दिल्ली से। तो उनका जो दरबार था या कोर्ट, वो कहाँ पे था, दिल्ली में। अब इस ट्रीटी के तहत शाह आलम को कहाँ पे आना है, शाह आलम को दिल्ली छोड़ के इलाहाबाद आ जाना है। अब वो इलाहाबाद आ जाएंगे तो अब वो राजा हैं तो उनको क्या चाहिए, उनको कोर्ट बनाना पड़ेगा फिर से, राइट। तो उनको कोर्ट बनाना पड़ेगा। तो उस कोर्ट का पैसा कहाँ से आएगा, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी देगी, ठीक है। इसका खर्चा जो है कोर्ट बनाने का कौन देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वो कहाँ से लाएगी पैसा, तो इसीलिए क्या है, मुगल एम्परर ने क्या किया था, एक फरमान जारी किया था। ये चीज समझो ध्यान से। मुगल एम्परर ने फरमान जारी किया, तो उससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रोविंसेस को किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करके क्या करेगी, खर्चा निकालेगी, ठीक है। यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करेगी और खर्चा निकालेगी। जब खर्चा आ जाएगा, कितना खर्चा, 26 लाख रुपए पर ईयर, ठीक है, पर ईयर। 26 लाख रुपए पर ईयर यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी निकालेगी। और वो खर्चा किसको देगी, शाह आलम को देगी। किस लिए देगी, क्योंकि उन्हें इलाहाबाद में क्या बनाना है, कोर्ट बनाना है, एक दरबार बनाना है, ठीक है, जहाँ पे मुगल एम्परर बैठेंगे और जहाँ से अपने प्रोसीडिंग्स को करेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है एकदम, ठीक है। अब आपको बैकग्राउंड पता चल गया कि ये 26 लाख रुपए कहाँ लगेंगे, फरमान क्यों जारी करवाया गया था, क्योंकि यहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन करना था। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि यही चीज जो है आगे चल के ना डेवलप किस में करती है, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम में डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो चलो, हमारा बैकग्राउंड आपको कवर हो गया। अब चलो हम चलते हैं फिर से क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो, कि इलाहाबाद और करा सरेंडर कर दिया गया था एम्परर को, ठीक है। तो सही बात है, सरेंडर हो गया था। लेकिन ये कहाँ से लिया गया था, नवाब ऑफ अवध से किसको मिल गया था, ये मुगल एम्परर को मिल गया था ये चीज, ठीक है, शाह आलम द्वितीय को। और किसकी वजह से मिला था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की वजह से मिला था, जो कि 1765 में साइन हुई थी, ओके। शाह आलम टू एग्री टू इशू फरमान, ठीक है, सही बात है इतनी। दीवानी ऑफ बंगाल एंड बिहार, ये भी सही है, दोनों थे ही। तीसरा मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ओनली भी नहीं लिखा है, तो इसलिए उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर ये लिखा होता कि बंगाल एंड बिहार ओनली, तब गलत हो जाता है यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे क्या मेंशन है, बंगाल और बिहार, तो इसलिए स्टेटमेंट सही है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो, कंपनसेटिंग वॉर एक्सपेंसेस, तो क्या ये कारण था, युद्ध की खर्च की भरपाई के लिए कारण था, नहीं, ये कारण नहीं था, रेवेन्यू निकालना था।
कारण क्या था? रेवेन्यू निकालना था किस लिए? जो 26 लाख रुपए देने हैं किसके लिए? कोर्ट को ऑपरेट कराने, दरबार चलाने के लिए। उस लिए ये कर दिया गया था। ठीक है? तो यहाँ से रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट करती और फिर मुगल एम्परर को दे देती। तो ओवरऑल ये है बैकग्राउंड। ठीक है? तो चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। चलो तो हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग acts and arrange them in chronological order regarding their year of enactment। तो अब देखो chronological order पे क्वेश्चन तो बहुत आते हैं। तो वन ऑफ देम ये भी है। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। ये सब जो एक्ट्स हैं इनके ईयर्स आपको याद रखने ही पड़ेंगे, इसका कोई तरीका नहीं है। तो क्या है? कारखाना अधिनियम, शारदा अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखो ये इसमें तीन जो हैं, ये तो फैक्ट्रीज एक्ट है। ठीक है? ये तीनों जो है कहाँ से हैं? सोशल रिफॉर्म्स वाले चैप्टर से हैं। राइट? सोशल रिफॉर्म्स वाले चैप्टर से हैं, सामाजिक सुधार जिसको आप हिंदी में बोलते हो। तो वहां से लिए गए हैं। तो चलो एक एक करके इसको देखते हैं कि किस किस ईयर में है ये। तो सबसे पहला कारखाना अधिनियम। ठीक है? अब फैक्ट्री एक्ट, अब इसमें मेंशन नहीं किया गया कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट सेकंड फैक्ट्री एक्ट। राइट? तो ये तो मेंशन किया नहीं गया है। अब सिंपली लिखा गया है कि फैक्ट्री एक्ट की बात हो रही है। तो सिंपली इसका मतलब आपको क्या मानना है? अगर ये हिस्ट्री पुराना वाला होता तो वहां पे लिखा होता कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट सेकंड फैक्ट्री एक्ट, वो नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे किस बारे में पूछा जा रहा है? हमें हमारे से पूछा जा रहा है एक्चुअली इंडिया के इंडिपेंडेंट वाले बारे में। तो ये पहला क्या हो जाएगा? 1947 में जो पहला फैक्ट्रीज एक्ट, मतलब फैक्ट्री एक्ट जो आता है। फिर शारदा एक्ट। ये देखो आपको पता होना चाहिए शारदा एक्ट कब है? 1929। इससे क्या हुआ था? एजेस जो है ना, मैरिज की एज को इससे रिफॉर्म किया गया था। अगला देख लो, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। ये कब हुआ था? ये भी जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, 1961 होगा ये। डायरी प्रोहिबिशन एक्ट कब है? 1961। और स्पेशल मैरिज एक्ट, इसी को क्या क्या बोलते हैं हम लोग? आनंद, आनंद मैरिज एक्ट भी इसी को बोला जाता है। तो ये कब हुआ था? 1954 में। ठीक है? तो अब देखो इसके बेसिस पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा है? अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले कौन सा हुआ है? ऑब्वियसली शारदा एक्ट। तो जो टू वाला है वो सबसे पहले आएगा। तो किस ऑप्शन में टू सबसे पहले है? सी में भी है, बी में भी है और डी में भी है। और सबसे आखिरी वाला देख लो, सबसे आखिरी वाला कौन सा है? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो तीन सबसे बाद में होना चाहिए। तो कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है? ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन बी। एक बार, हाँ, यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम लोग। हम्म। तो देखो यहाँ पे जो हमने, फिर से एक बार लिख लेते हैं हम लोग, क्या था? फैक्ट्री एक्ट 1947 में था, शारदा एक्ट 1929 में था, डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 में है और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में है। तो सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए? ऑप्शन थ्री आना चाहिए। कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे है और यहाँ पे है। सबसे पहले कौन सा आना चाहिए? शारदा एक्ट, मतलब ऑप्शन टू। ऑप्शन टू सबसे पहले कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे, यहाँ पे। अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं। इसका मतलब दो, अगर आपको सिर्फ ये दो पता होंगे तो इससे आंसर आपका नहीं निकलेगा। अब देखो अगला हमें क्या पता होना चाहिए? डायरी, डाउरी, यहाँ ये देखो फैक्ट्री एक्ट ये पता होगा। तो पहला जो है कहाँ पे आएगा? सेकंड पोजीशन पे आएगा ये। ठीक? तो सेकंड पोजीशन पे कौन सा है? फर्स्ट में कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको इसको अरेंज कर लेना है। तो चलो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हमने कर लिया। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? कहाँ पे बात हो रही है? बिहार में हो रही है। तो 1957 में बिहार में किसने विद्रोह को क्या किया था? दबाया था या कुचला था? तो ऑप्शंस क्या हैं? जॉन निकोलसन, जनरल ह्यूरोक, सर कॉलिन कैम्पबेल और विलियम टेलर। ठीक है? तो इसमें से अब जल्दी से आप बताओ कौन होगा? निकोलसन, हगरोज, ये तो आपको पता है, ये तो बहुत फेमस है। हगरोज कौन सा था? कहाँ पे था? झांसी रानी जहाँ से थी। ठीक है? तो ग्वालियर और झांसी, वहां पे हगरोज था, जहाँ पे उसने बोला था कि सभी लोग जितने मर्द थे, तो उसमें से एक ही, जितने लोग लड़े थे उनमें एक ही मर्द था, वो कौन थी? झांसी की रानी। तो ये हगरोज का स्टेटमेंट है जो कि फेमस भी है और पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे पूछा गया यार कि बिहार में किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका होगा विलियम टेलर, ऑप्शन डी। विलियम टेलर जो था वो बिहार में था। और आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार में था कौन। ठीक है? तो कुंवर सिंह का नाम सुना होगा जो वहां से
जिन्होंने जो है स्वतंत्रता 1857 के रिवॉल्ट में वहां पे बिगुल बजाया था विद्रोह का। तो कौन थे? कुंवर सिंह। राइट। तो विलियम टेलर एंड कुंवर सिंह, ये आपको याद रखना है बिहार के संदर्भ में। राइट। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है? मैचिंग का क्वेश्चन है ये। मैचिंग के क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मैच लिस्ट वन विद टू एंड आंसर कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो ऑप्शंस में क्या दे रहे हैं? इलबर्ट बिल, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, लखनऊ पैक्ट और डायरेक्ट एक्शन डे। ये फिर मेरे ख्याल से, देखो अगला देखते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, किसके टाइम में हुआ था। तो एक तरह से अगर आपको गवर्नर जनरल्स की क्रोनोलॉजी याद है, लगभग रफली याद होना चाहिए, कौन पहले आया कौन बाद में आया, अगर उतना भी याद रहेगा तो आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। राइट। तो चलो फिर से एक बार ऑप्शंस देखते हैं हम लोग पीछे चल के। पहला क्या है? इल्बर्ट बिल। अब आपको पता होना चाहिए इल्बर्ट बिल कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी? 1883 में। 1883 में हुई थी, और उस समय कौन था गवर्नर जनरल? गवर्नर जनरल था उस समय लॉर्ड रिपन। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। लॉर्ड रिपन थे उस समय गवर्नर जनरल जब ये हुआ था। तो ईयर आपको याद होना चाहिए। ईयर याद रहेगा तो आप अपने आप से निकाल ले जाओगे, ठीक है। तो इल्बर्ट बिल 1883, गवर्नर जनरल कौन था? रिपन थे। ठीक है। अब देखो काकोरी कॉन्स्पिरेसी, आपको पता है ना ये किस टाइम पे हुआ था? लगभग 1920s में, जब भगत सिंह और कौन था, और चंद्रशेखर, ये लोग जो थे उनके टाइम पे हुआ था। तो ये 1920s का एरा है। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं भी पता है तब आप निकाल सकते हो कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो इनमें से अगर आप ऑप्शन देखोगे, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें, तो ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें क्या क्या है? वेबल, चेम्सफोर्ड, रीडिंग और रिपेन। इनमें से कौन होगा? आपको पता है, मैंने रिपन बता दिया। वेबल जो है आगे चल के कभी लेट आएंगे, 1940s में आएंगे, तो वेबल तो हो नहीं सकते। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आपको याद होगी 1919 में आई थी। तो वहां से यू कैन फाइंड कि इस एरिया में, इस जो पीरियड है उसमें सबसे नजदीक कौन ठहर रहा है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो यहाँ पे आप एक प्रोबेबल तुक्का मार सकते हो यहाँ पे कि काकोरी संयंत्र या तो इस पे हो सकता है, या दूसरा ऑप्शन जो हो सकता है लॉर्ड रीडिंग का हो सकता है। तो ये दो जो लोग हैं, ये जो है इस पीरियड में हैं। तो इनमें से जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? लॉर्ड रीडिंग। ये जो है काकोरी से संबंधित हैं। काकोरी घटना इनके काल में हुई थी। राइट। अगला देखो जो ऑप्शन है, लखनऊ संधि। आपको पता होगा लखनऊ संधि कब हुई थी? 1916 में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लखनऊ पट्टी भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो लखनऊ संधि जो थी वो किस एरिया में हुई थी? सॉरी, किसके टाइम पे होगी? 1916 में कौन था? लॉन्टिन से, जैसे मैंने आपको बताया था ना, 1919 क्या हुआ था? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की जो एक्ट आया था वो आया था। तो उस हिसाब से लखनऊ पैक्ट के जो आस पास रहेगा कौन? चेम्सफोर्ड रहेगा। तो ये ऑप्शन आप मैच कर सकते हो वहां से। अगला देख लो, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। आपको पता है 1916 में, फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो डायरेक्ट एक्शन डे था वो कब हुआ था? 1946 में हुआ था। ठीक है। तो इस पीरियड में जो है 1946 में, इस समय पे गवर्नर जनरल कौन होगा? ऑब्वियसली लॉर्ड वेवेल होंगे। ठीक है। लॉर्ड वेवेल के बाद कौन आता है? माउंटबेटन आता है, ये आपको पता ही होगा। तो वेवेल के ही टाइम पे शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। कौन सी? शिमला कॉन्फ्रेंस। और इन्हीं के टाइम पे भी डायरेक्ट एक्शन डे हुआ। राइट। तो चलो अब हम लोग देखते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? आपको क्या होगा अगर चाहो तो, और मेरे ख्याल से आप खुद ही मैच कर लेना, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हमारा है सही आंसर है इसका। ठीक है। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड, इनमें से कौन जो है वाज एसोसिएटेड विद वाइकॉम सत्याग्रह? बहुत, इससे सरल क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता है हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया से। तो क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद वाइकॉम सत्याग्रह? तो ऑप्शंस क्या क्या है? पी कृष्ण पिल्लई, ठीक है, के जी मरसुवल्ला। इसको अगर हिंदी इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ से देख लो एक बार। के जी मशरूवाला, कृष्ण पिल्लई, के केलप्पन एंड मतंगरी हजरा। तो मतंगरी हजरा तो वाइकॉम सत्याग्रह से नहीं संबंधित है, ये आपको पता ही होना चाहिए। राइट। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? के केलप्पन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार। ठीक है। तो इसको याद कर लेना आपने। राइट।
तो आपको पता भी होना चाहिए कि के केलप्पन जो थे कहाँ से थे। के केलप्पन जो थे, के केलप्पन वो कहाँ से थे? तो ही वॉज फ्रॉम केरला। ठीक है, कहाँ से थे? केरला से। और इनको क्या बोला जाता है? केरल का गांधी, सॉरी केरला का गांधी भी बोला जाता है इनको। तो दिस इज द फैक्ट विच यू मस्ट रिमेम्बर। ठीक है, तो वहां पे केरला में क्या हो रहा था, आपको पता होना चाहिए। एक वहां पे एरिया ट्रेवेंकोर, ट्रेवेंकोर। ठीक है, तो इस एरिया में क्या था, जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे थे। क्या? सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो उसमें जो है ना, टी केलप्पन का बहुत बड़ा रोल था। तो ये स्पेशली जो था, क्या है ना, जो कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट्स थे, उनसे ये रिलेटेड थे। ठीक है, कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट्स टी केलप्पन की उसमें कंट्रीब्यूशन माना जाता है। तो आपको इसको याद करके रखना है। राइट, तो चलो हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन, अदर एज रीजन। तो ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, आप जैसा देख सकते हो। तो पहला वाला स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि बोथ डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज अटेम्प्टेड टू कंट्रोल द टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो डच और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों लोग जो है मसूलीपट्टनम, अब आपको पता है कि मसूलीपट्टनम जो है, इट वाज अ इम्पोर्टेंट सिटी। ठीक है, ट्रेड रूट पे आता था, इसलिए इम्पोर्टेंट भी था। राइट, और इट बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट इन द 17th सेंचुरी। राइट, तो एक बार इस पे ध्यान से जरा सोचो, वीडियो को पॉज करो और ध्यान से सोचो कि क्या ये कथन सही है कि नहीं है, दोनों स्टेटमेंट। और आपको क्या बताना है, एक तो असर्शन है, दूसरा रीजन है, कि वो दोनों में रिलेशन कैसा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो जस्ट पॉज द वीडियो और एक बार सोचो ध्यान से कि क्या इसमें दोनों में दम है कि नहीं है। दोस्तों आपको हम, अगर आपको थोड़ा सा इंडिया की कोस्ट लाइन पता हो, ठीक है, तो अगर आपको इंडिया की कोस्ट लाइन पता होगी तो ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो हम लोग नीचे का बॉर्डर ड्रॉ करते हैं, ये देखो ऐसे है ना, और यहाँ से ये समझो ये है, यहाँ पे इस तरह से है। तो अगर इसको गुजरात मान लो, तो इस तरह से इंडिया के कोस्ट लाइन है लगभग। तो यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे जो ये एरिया है, यहाँ पे क्या आता है, कृष्णा और गोदावरी नदी आती है। राइट, तो कृष्णा लगभग ऐसे आती, गोदावरी यहाँ पे आती। तो यहाँ पे लगभग जो है ये एरिया है मसूलीपट्टनम का, मसूलीपट्टनम। ओके, तो ये एरिया है हमारी मसूलीपट्टनम का। और मसूलीपट्टनम फेमस क्यों है, या इसका इम्पोर्टेंस इतना क्यों था? क्योंकि जो ट्रेड रूट था यहाँ से, या तो यहाँ पे कैलकट था केरला में, आपको पता होगा यहाँ पे क्या था, कैलिकट का एरिया था, या तो ये ट्रेड रूट था, या यहाँ पे, या फिर अगर इधर से आते थे वेस्टर्न लोग, तो वेस्ट कोस्ट के लिए मसूलीपट्टनम जो है, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट था मसूलीपट्टनम। इसलिए जो भी लोग आ रहे थे, चाहे वो फ्रेंच हों, ठीक है, चाहे पोर्तुगल्स हों, चाहे इंग्लिश हों, सब लोग इस पोर्ट को क्या करने थे, ऑक्युपाई करने की कोशिश कर रहे थे। राइट, तो ये वाला जो रीजन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि क्लैश क्यों हो रहा था, किसमें किसमें, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, या और भी जो आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट, वो किसके बारे में बात कर रहा है, डच एंड इंग्लिश। तो इनके बीच में जो मसूलीपट्टनम को लेके क्लैश हो रहा था, उसके बारे में स्टेटमेंट जो है बोल रहा है। तो चलो हम लोग देखते हैं। राइट, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोथ द डच एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज अटेम्प्टेड टू कंट्रोल द टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम। तो क्या ये सही है कि नहीं है, क्या लगता है आपको? ऑप्शन ए तो एकदम ट्रू है। ठीक है, ऐसा हकीकत में था, डच और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ऐसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। अब अगला देखो क्या पूछ रहा है। इट बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था वेस्ट कोस्ट पे 17th सेंचुरी में। राइट, तो 17th सेंचुरी वही है, अब आपको पता होगा 1600 से आगे जो चलेगी, 1600 से लेके 1699 तक, ये है हमारी 17th सेंचुरी। और इसी में हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है, और यहाँ पे धीरे धीरे अपने ट्रेडिंग पोर्ट्स खोलना शुरू करती है, और इंडस्ट्रीज खोलना, कारखाने जिसको बोलते हैं, फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स। राइट, तो ये पीरियड जो है वो तो सही है, पीरियड में कोई दिक्कत नहीं है। राइट,
तो अब देखो इसमें जो है इशू है क्या कोई कि नहीं है। लेट अस सी दिस। हो मैंने गलती कर दी है आपको समझाने में। तो एक बार फिर से चलते हैं पीछे थोड़ा सा। बोलने में मैंने गलती कर दी। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, वेस्टर्न कोस्ट। तो पहले यहाँ देख लो, फिर हम लोग अभी जो मैप बनाया था मैंने वहां पे चलते हैं। राइट। तो पूछ क्या रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। अब देखो यहाँ पे बात हो रही मसूलीपट्टनम की, और मैंने आपको क्या बताया था, ये कहाँ पे था, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। चलो एक बार मैप में देखते हैं हम लोग, जो मैंने ड्रॉ किया था। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि जो कृष्णा नदी है, तो कृष्णा नदी के कोस्ट पे है ये, राइट। कृष्णा नदी के कोस्ट पे है। और ये जो है ना एक्चुअली, ये ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया, दिस इज ईस्टर्न कोस्ट। कौन सा कोस्ट है ये, दिस इज ईस्टर्न कोस्ट, नॉट द वेस्टर्न कोस्ट, राइट। और क्वेश्चन में क्या दिए दिए गया है, इसको बोला गया वेस्टर्न कोस्ट। तो गलती कहाँ पे है, ये वर्ड प्ले में प्रॉब्लम हो गई है। जो क्वेश्चन है उसने आपके साथ थोड़ा सा धोखा करने की कोशिश की है। तो वेस्ट कोस्ट हमारा ये है, राइट। जो गुजरात कोस्ट है वो है वेस्ट कोस्ट। तो यहाँ पे जो जेएनपीटी है, या यहाँ पे अभी ये वाला था ना पोर्ट्स जो हैं, कोझिकोडे या जिसको हम कैलिकट बोलते हैं, तो ये सब पोर्ट्स वेस्ट में है। और जबकि ये वाला क्या है, ईस्टर्न कोस्ट है हमारा। इसीलिए क्या है, इस वाले में प्रॉब्लम है। ओके। सो दैट्स वाई क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो इसका रीजन है उसमें है प्रॉब्लम, राइट। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट होता तो हमारा क्वेश्चन जो है, ये स्टेटमेंट टू जो है करेक्ट हो जाता। पर यहाँ पे वेस्ट देने की वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया, राइट। चलो अब अगला देखते हैं। अब आपको ये सावधान रहना है। देखो मैं भी एक्सप्लेन करते समय मेरे ध्यान में नहीं था, जब मैं मैप में पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने वहां पे जो है ईस्टर्न पे बना, तो मैं ईस्ट कोस्ट पे रहा था, पर मैं वहां पे मेरे मुंह से क्या निकल गया, वेस्ट कोस्ट निकल गया। तो ये ऐसी गलतियां आप एग्जाम में कर सकते हो, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान देना है जब भी डायरेक्शन या कहीं पे इस तरह की कहीं पे पोस्ट दिया हो तो उस पर ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो लेट अस मूव। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। अच्छा इसका आंसर देख लो, आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर क्या हो जाएगा, सी। ए जो है ट्रू है और आर जो है फॉल्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट रिलेटेड टू टेन्योर ऑफ लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के टाइम, टेन्योर मतलब क्या होता है, जब वो रूल कर रहे थे, कर्जन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये तो संबंधित है, सबको पता ही होगा, राइट। और अगला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ भारतीय लोक सेवा मंडल, राइट। तो इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, ये क्या है, इसकी कब बना था ये। अगला देखो, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेमीन कमीशन। अब ये आपको पता होना चाहिए कि कुर्जन के टाइम पे ये भी जो है सेटअप हुआ था, फेमीन कमीशन भी सेटअप हुआ था, ठीक है। अगला देखो, फॉर्मेशन ऑफ हंटर कमीशन, ये भी। अच्छा देखो, हंटर कमीशन यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि किसके बारे में, दो चीजें हैं हंटर के बारे में। एक तो जलियांवाला बाग पे बनी थी इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। और दूसरी एजुकेशन के ऊपर बनी थी, राइट। तो इनमें से मेरे ख्याल से कोई भी जो है करजन के टाइम पे नहीं थे। तो यू कैन सेफली कंक्लूड ये ऑप्शन डी ही होगा इसमें, जो कि नॉट है, यहाँ नॉट पूछा गया, राइट। तो यू कैन सेफली कंक्लूड कि हंटर कमीशन तो इसमें नहीं होगा, राइट। क्योंकि जो इंक्वायरी कमेटी ऑफ जलियांवाला बगी थी वो 1919 में बनी थी। और हंटर कमीशन जो एजुकेशन भी थी मेरे ख्याल से 1920s में थी। तो उसका आप एक बार क्लिफाई करने ना, आप पूछ गूगल पे देख के उसको कमेंट करो कमेंट बॉक्स में कि हंटर कमीशन ऑन इंक्वायरी, सॉरी, ऑन एजुकेशन रिफॉर्म्स वो कब बना था। ओके। तो इसमें एक जो डेटा है हमें चाहिए वो भारतीय लोक सेवा मंडल वाला है। तो फ्रेंड्स, जो हंटर कमीशन है वो एक्चुअली जो है इंक्वायरी वाली थी, 1919 में थी। और ऑन एजुकेशन जो है, ये जो है उर्स डिस्पैच एक्ट जो है 1854 में आया था, आपको पता होगा। और उसके बाद ये 1880s में आई थी। तो एक बार इसको आप कंफर्म कर लेना, ये एक्चुअली 1880s में आई थी। और एकदम लास्ट डेकेड में थी प्रोबेबली, ठीक है। तो जब वो आया था ना, आपका जो अभी पहले आया था ना इसके, जो लॉर्ड रिपन के टाइम पे, तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे ही ये आई थी, ओके।
इल्बर्ट बिल जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसी के आसपास आई थी ये हंटर कमीशन। तो इसको एक बार आप कंफर्म कर लेना। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, विद रेफरेंस टू लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन क्या है, लाला लाजपत राय के ऊपर है। विद रेफरेंस टू लाला लाजपत राय, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ही फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी इन 1921। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज पार्टी। ठीक है, तो अब देखो स्वराज पार्टी आपको पता होगा किससे एसोसिएटेड है, सी आर दास के साथ एसोसिएटेड है स्वराज पार्टी। ये तो आपको पता होगा। तो एक बार वीडियो पॉज करके इसको जो है चेक करो, उसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि सी आर दास, जैसे मैंने आपको बताया, इसके साथ मिलके प्लस जवाहरलाल नेहरू प्लस लाला लाजपत राय, इन तीनों के साथ ने मिल के क्या बनाया था, स्वराज पार्टी बनाया था। ठीक है, कब बनाया था, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने अचानक से रोक दिया था, तब इन लोगों ने क्या था, ये प्रो चेंजर्स थे, ये लोग जाने ये इसमें चले गए थे पार्टी बना के। इन लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है हम बाधा डालेंगे सरकार की सरकार में। तो ये 1922 में, ठीक है, तो 1922 में जो है स्वराज पार्टी का गठन होता है। राइट, और लाला लाजपत राय ने ही 1921 में क्या बनाया था, ये वाली संस्था बनाई थी, जो सर्वेंट्स ऑफ, क्या नाम है इसका, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। ठीक है, तो नाम इसको याद कर लेना, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, ये वाला इन्होंने बनाया था। और एक सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी भी है, गोपाल गोपाल कृष्ण गोखले की, उसको भी याद रखना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ये सोसाइटी बनी कब थी, 1921 में बनी थी। किसने बनाई थी, लाला लाजपत राय ने बनाई थी। तो आप देख सकते हो इस हिसाब से अगर हम क्वेश्चन पे चलें, तो मेरे ख्याल से लेट अस सी द स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है, 1921 में फाउंड हुआ था। तो ऑप्शंस क्या है, बिल्कुल सही लग रहा है हमें। राइट, तो 1921 में फाउंड हुआ था, और किसने फाउंड किया था, ऑब्वियसली लाला लाजपत राय ने फाउंड किया था। ओके, ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, जैसा कि हमने डिसाइड किया पीछे, डिस्कस किया, 1922 में बनाया था इन्होंने। तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं इसमें। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको नोट कर लेना आप। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज रिगार्डेड एज इंडिया फर्स्ट लीडर, लेबर लीडर एक्चुअली, नॉट लीडर, कौन सा लेबर, लेबर लीडर की बात हो रही है इसमें। राइट, तो बिगिनिंग ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट। तो क्वेश्चन स्पेसिफिकली क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट लेबर लीडर मच बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट। ट्रेड यूनियन मूवमेंट लगभग 1920 से माना जाता है। राइट, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि पहला लेबर लीडर जो कि इस मूवमेंट के शुरू होने के बहुत पहले से ही था। राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनएम लोखंडे। ये एक्चुअली क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीसीएस और यूपीएससी दोनों में, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, तो इनका नाम आप याद रखो, नारायण मेघाजी लोखंडे, और इनका लेबर मूवमेंट में, ठीक है, श्रमिक संघ आंदोलन, लेबर मूवमेंट में इनका बहुत अहम योगदान था। तो यहाँ जहाँ पे इंडस्ट्रीज थी, लेबर मिल्स, सॉरी मिल्स थी जो, तो लेबर को संगठित करना, उनको ऑर्गेनाइज करने का काम एनएम लोखंडे कर रहे थे बहुत पहले से ही। और लेबर मूवमेंट जब कम्युनिज्म आ जाता है ना, आपको याद होगा 1917 में रशिया में जो है रेवोल्यूशन होता है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। राइट, तो ये तो आपको याद होना चाहिए ना, 1917 यहाँ पर रेवोल्यूशन होता है, उसके बाद कम्युनिज्म जब चलता है, सोशलिज्म और कम्युनिज्म का दौर आता है, उसके बाद, राइट, कम्युनिज्म और सोशलिज्म का जब दौर आ जाता है 1917 के बाद, तो उसके बाद जो है, यू मस्ट रिमेम्बर ये चीज, जब तक कम्युनिस्ट मूवमेंट नहीं चला था तब तक ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी नहीं बना था। राइट, तो ये दोनों साथ साथ आते हैं, इधर कम्युनिज्म का ग्रोथ होता है, उधर ट्रेड यूनियन मूवमेंट का, क्योंकि पीजेंट्स की बात तभी होना शुरू होती है, पीजेंट्स और लेबर्स की बात, पीजेंट्स की नहीं एक्चुअली, ये चीज गलत में बोल दिया, लेबर की बात, पीजेंट की बात कम्युनिज्म में नहीं होती है, ये चीज आपको याद रखना है, लेबर की बात होती है। राइट,
तो पीजेंट की बात चाइनीज कम्युनिज्म में होती है, रशियन कम्युनिज्म में सिर्फ लेबर की बात होती है। तो ये आप थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ोगे जब कम्युनिज्म और सोशलिज्म की, और उसमें भी जब वेरिएशन पढ़ोगे कम्युनिज्म किसका, चाइनीज वाला और उसका यूएसएसआर वाला वर्जन, तो उनमें डिफरेंस आपको पता चलेगा कि दोनों में क्या अंतर होता है, राइट। तो चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, एनएम लोखंडे, जैसा मैंने आपको बताया। तो अच्छा हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, वो देख लो। जो एनएम लोखंडे थे, इन्होंने क्या किया था 1890 में, 1890 में, मैंने आपको बताया ना 1920s में शुरू होता है लेबर यूनियन मूवमेंट। ये 1990 में एक बॉम्बे मिल, क्या था, बॉम्बे मिल हैंड सोसाइटी, इसका इन्होंने फॉर्मेशन किया था। ये चीज आपको याद रखनी है, 1990 में किया था, ठीक। इसको आप नोट कर लो। चलो आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, विद रेफरेंस टू द जमींदारी सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। इट फिक्स द लैंड राइट्स ऑफ द मेंबर्स इन परपिचुअटी विदाउट एनी प्रोविजन फॉर फिक्स्ड रेंट और ऑक्यूपेंसी राइट्स। क्या हो रहा है जमींदारी सिस्टम के बारे में, फिक्स द लैंड राइट्स ऑफ द मेंबर्स इन परपिचुअटी, कब तक, एकदम अनंत काल तक, जब तक रुके ना। तो निश्चित कराए गए अधिभोग अधिकारों के प्रावधान के बिना भूमि अधिकारों को स्थायी रूप से प्रस्थापित कर दिया गया। हिंदी वाले देख लो, ये तो और कठिन लग रहा है, इससे बढ़िया तो आप इंग्लिश ही पढ़ लो, ठीक है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। जमींदारी सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे। कॉर्नवालिस का क्या था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, ठीक है। अगला देखो, अंडर दिस सिस्टम द लैंड रेवेन्यू वाज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स। ऐसा क्या था जमींदारी में। अगला देखो, इट वाज प्रेवलेंट इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। आपको अभी मैंने पहले डिस्कस किया था ना, जब फरमान जारी हुआ था तो फरमान में कौन कौन से रियासत थी, बंगाल बिहार और उड़ीसा की, जहाँ पे उसने जमींदारी वाली राइट्स की मांग की थी, राइट। तो चलो हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा एक बार आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, को पता होगा ना कि ये देखो जमींदारी सिस्टम ही है। तो जमींदारी सिस्टम में हो क्या रहा था एक्चुअली, थोड़ा सा आपको मैं हिंट देता हूँ इसका कैसे काम कर रहा था। तो जो जमींदारी सिस्टम थी, उसमें क्या हो रहा था, एक मिनट। देखो हो क्या रहा था इसमें, तो देखो, एक ये तो हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया ये। और बीच में है जमींदार, कौन है, बीच में है जमींदार, और उसके बाद फिर कौन है, पीजेंट, ठीक है। तो ये है किसान, बीच में है जमींदार, और ये है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब क्या क्वेश्चन स्टेटमेंट 3 पूछ रहा है कि इसमें जो है पीजेंट डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली क्या पीजेंट से ले लिया जा रहा था लगान की नहीं। तो नहीं, एक्चुअली क्या होता था कि जमींदार से पहले, सॉरी, जमींदार पीजेंट से लेगा, और फिर जमींदार किसको देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। अब होता क्या था कि जमींदार यहाँ से जबरदस्ती अपनी मनमानी से कुछ भी ले लेता था पीजेंट से, पर देता था एक फिक्स्ड इनकम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों को, एक्चुअली कॉर्नवालिस ने, किसके टाइम पे हुआ था, कॉर्नवालिस के टाइम में 1793 में, इसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, राइट। ओके। तो अब देखो स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस चीज की बात हो रही है। तो हमारा जो स्टेटमेंट 3 है, कौन सा, स्टेटमेंट सी है, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है डायरेक्ट नहीं हो रहा था ये, ठीक है। लैंड रेवेन्यू वॉज डायरेक्टली नहीं कलेक्ट होता, इसमें क्या हो जाता, बिचौलिए आ गए थे, राइट। कौन आ गया था, बिचौलिए। और ये जमींदार जो थे यही एक्चुअली बिचौलिए थे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंटरमीडियरीज। So these zamindars, they used to play the role of intermediaries. They collected the revenue from where? From the peasants and the farmers, and then they paid a fixed percent, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया था, उतना ये किसको दे देते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते थे।
इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राइट, चलो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अभी देखो हम लोग बात किए थे ना आगे, जो लोखंडे वाला क्वेश्चन था वहां पे डिस्कस हुआ था ना ट्रेड यूनियन मूवमेंट के लिए। तो AITUC क्या है, उसी ट्रेड यूनियन मूवमेंट का एक पार्ट है, ये याद रखना, कनेक्ट करके देखो, पढ़ो इसको। लाला लाजपत राय वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ AITUC। अगला क्या था, द गया सेशन ऑफ द कांग्रेस 1922 में वेलकम्स द फॉर्मेशन ऑफ AITUC एंड अ कमिटी वाज फॉर्म टू असिस्ट इट। देखो एक बार ध्यान से देखो इन दोनों स्टेटमेंट्स को, पूछा क्या जा रहा है इनमें से कौन सा सही है, दोनों सही है कि एक सही है कि दोनों नहीं सही है। राइट, तो गो ओवर इट एंड पॉन्डर फॉर। तो चलो दोस्तों इसका देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टेटमेंट वन को देखो फिर ध्यान से, स्टेटमेंट वन में क्या कह रहा है कि लाजपत राय जो थे क्या थे, सेक्रेटरी बने थे। तो लोचा तो यहीं पे हो जा रहा है, आपको पता होगा कि लाला लाजपत राय क्या थे, सेक्रेटरी नहीं थे, क्या थे वो, प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ही वॉज द प्रेसिडेंट। और दीवान चमन लाल कौन थे, there was a person called दीवान चमन लाल। तो कौन थे, दीवान चमन लाल। तो ही वॉज द पर्सन हु वॉज द सेक्रेटरी या महासचिव जिसको बोलते हैं। राइट, और उसके बाद जो है, जो आपका AITUC था, फॉर्म कब हुआ था, 31 अक्टूबर। और इसी दिन सरदार पटेल का जयंती मनाया जाता है, आपको याद होना चाहिए। सरदार पटेल का बर्थडे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसी दिन AITUC का फॉर्मेशन हुआ था। राइट, 1920 ईयर क्या था, 1920। राइट, और जो AITUC के पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, लाल सॉरी, हाँ लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय ही इसके पहले प्रेसिडेंट थे। और दीवान चमन लाल, दीवान चमन लाल क्या थे, इसके सेक्रेटरी थे, महासचिव थे। ये चीज आपको याद करके रखनी है। राइट, और अगला वाला क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन की में अगला स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है कि द गया सेशन ऑफ द कांग्रेस ऑफ 1922 वेलकम्स द फॉर्मेशन ऑफ AITUC एंड कमिटी वाज फॉर्म टू असिस्ट इट। तो ये कहाँ तक, तो आपको पता है ये वाला ऑप्शन तो पहला गलत हो गया। और सेकंड वाले में क्या है, जो गया सेशन था, वहां पे गया सेशन 1922 में, ठीक है, वहां पे इसका क्या हुआ था, समर्थन किया गया था और कमेटी बनाई गई थी असिस्ट करने के लिए। राइट, और सबसे बड़ी बात आपको याद जो रखनी है वो क्या है, जो CR दास थे। ठीक है, आपको पता होगा ना, अभी हम लोग बात किया था किसका, वी टॉक्ड अबाउट स्वराज पार्टी, याद है। तो जो स्वराज पार्टी थी उसमें इसको CR दास ने फॉर्म किया था, उसमें लाला लाजपत राय क्या थे, वन ऑफ द फाउंडर्स पे थे साथ में। और यहाँ पे जब लाला लाजपत राय ने AITUC कांग्रेस का फॉर्मेशन किया, तो यहाँ पे सब इन्होंने क्या किया, CR दास ने भी इसका सपोर्ट किया। ठीक है, आगे चल के CR दास जो है, कब, आगे 2 साल, थर्ड और फोर्थ, तो जो AITUC का थर्ड और फोर्थ सेशन था, तीसरा और चौथा सेशन, उसमें आगे चल के CR दास के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। तो ये चीज आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, इसको याद करके रख लो। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस वाले क्वेश्चन के लिए इतना बहुत हो गया डिस्कशन, लेट अस मूव फॉरवर्ड। जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। कंसीडर द अंडर कमीशन एजुकेशन चार्ल्स वुड डिस्पैच, ली कमीशन, रेली कमीशन। चार चार कमीशन की बात हो रही है इसमें। हंटर एजुकेशन कमीशन, अभी हमने बताया था ना लगभग कि 1880s के आसपास हुआ था ये। ठीक है, और हाँ लगभग मतलब रिपन के टाइम पे हुआ था, और जो हिल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी उसके आसपास था। प्रोवेल मेरे ख्याल से 1882 के आसपास था। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच की तो मैंने बताया भी था आपको, 1854 में था ये। राइट, 1854। ली कमीशन की बात हो रही है, तो ली कमीशन कब आया होगा, ली कमीशन आता है 1924 में, 1924। देखो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, 1924 बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। और ऐसी आदत भी है टीचर्स की पूछने की बार बार इस तरह से, कि आपको एकदम मैचिंग करवाने के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं। राइट, तो इसको याद करके रखना। रेले कमीशन कब आया था, चार्ल्स वुड, ये तो आपको पता ही है। रेले कमीशन आया था 1902 में। कब आया था, 1902 में। अब आपको इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर लेना है, तो आंसर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लो हंटर कमीशन क्या है, हंटर कमीशन इज 1882। देखते चलो फिर से एक बार।
रिवीजन कर लो। हंटर कमीशन 1882, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, ली कमीशन कब है? ली कमीशन की डेट है 1924। रेले कमीशन कब है? रेले कमीशन की आयु है 1902 में। ये चीज आपको याद करनी है, ठीक है। और ली आयोग किस लिए था? ली कमीशन जो था वो किस लिए था? सिविल सर्विस पे था, ठीक है। और वुड्स डिस्पैच और हंटर दोनों क्या थे? एजुकेशन थे, ये आपको पता ही है। अब बच रहा है रेले कमीशन। तो रेले कमीशन किसके ऊपर था? थॉमस रेले ने इसको जो है स्टैब्लिश किया था, थॉमस रेले के उसमें। और क्या हुआ था इसमें? भारत की महाविद्यालयों की स्थिति और संभावनाएं, क्या है? महा सॉरी यूनिवर्सिटी, किसके ऊपर था? यूनिवर्सिटीज के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब इवन ये भी जो है एजुकेशन से संबंधित है। हंटर, चार्ल्स, ली आयोग, ये तीनों क्या है? ये तीनों जो है एजुकेशन से संबंधित है। और रेले सॉरी और ली वाला कमीशन किससे है? सिविल सर्विस से संबंधित है, राइट। तो ये भी पूछा जाता है कई बार कि किस टॉपिक पे बनाए गए थे, किस चीज के लिए बनाए गए थे, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ये चीजें आपको याद करके रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिर मैंने बताया था आपका ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पबना रिवॉल्ट वाज एसोसिएटेड विद। अब देखो ये तो वन लाइनर का क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वन लाइनर है, उसमें कोई बहुत कठिन नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए इसका। पबना रिवॉल्ट वाज एसोसिएटेड विद, इसमें क्या हुआ था? ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ जमींदार्स। एक मिनट। क्वेश्चन क्या है कि ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ जमींदार, लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन पबना, डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट, या फिर कम्युनल राइट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पबना रिवॉल्ट क्या था? एग्रेरियन था। तो अगर आपको उतना भी हिंट है कि एग्रेरियन था, इतना जब आप रिवॉर्ड्स पढ़ो तो उसमें याद करके रखो कि इसमें से सिविलियन रिवॉर्ड्स कौन से हैं, एग्रेरियन कौन से हैं, और ट्राइबल रिवॉर्ड्स कौन से हैं। तो इस तरह क्वेश्चन होगा तो आप डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन निकाल ले जाओगे, राइट। तो अब यदि क्या है, एग्रेरियन रिफॉर्म है तो जमींदार से ही होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। और हाँ चलो अगला भी मूव करते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा डिले हो जा रहा है, डिस्कशन ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इस चक्कर में क्या है ना, स्पीड जो है स्लो जा रही है। तो अगला चलो, ये वन लाइनर बहुत ही सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है। यूपी किसान सभा वाज फॉर्म्ड इन 1907, 1918, 1915, 1921। यूपी किसान सभा। अब ये यूपी के स्पेसिफिक भी है। अगर आपको याद हो तो अभी जो है ना 2023 में 2023 का जो मेन क्वेश्चन था, मेंस का जो पहला पेपर था, राइट, पेपर 6 एक्चुअली, मेंस का पेपर 5 जो यूपी स्पेशल है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था किसके ऊपर? रामचंद्र, बाबा रामचंद्र। तो जो जो बाबा रामचंद्र ने मूवमेंट चलाया था, किसका? पीजेंट वाला। तो उसका योगदान और उसके फीचर्स के बारे में बात करना था। तो यूपी रिलेटेड जो पीजेंट मूवमेंट्स हैं, ठीक है, तो यूपी किसान सभा, प्रोविंशियल किसान सभा, अवध किसान सभा, ये सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो याद रख लो, इस पे जो है फोकस करके रखना। अवध किसान सभा, ओके, यूपी किसान सभा, और एक उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल, क्या, संयुक्त प्रांत जिसका नाम होता है ना, यूनाइटेड प्रोविंसेस किसान सभा। तो ये तीन है जिनको आपको रट के रखना है, अदरवाइज फंस जाओगे, राइट। तो क्वेश्चन जो है क्या पूछ रहा है? कौन से साल में, ईयर पूछा गया, सिंपली एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1918। यूपी किसान सभा कब शुरू हुई? 1918 में। और किसने स्टार्ट किया था इसको? तीन लोगों ने। ये पीसीएस 2023 में पूछा गया प्रश्न है ये, राइट। तो किसने किसने स्टार्ट किया था इसको? आपको पता होना चाहिए। इसको स्टार्ट किया था तीन लोगों ने मिलके, ठीक है। यूपी किसान सभा कितने लोगों ने स्टार्ट किया था? तीन लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था। उसमें कौन से थे? इंद्र नारायण द्विवेदी, राइट। तो ये थे, इंद्र नारायण द्विवेदी थे। अगला कौन सा था? गौरी शंकर मिश्र, गौरी शंकर मिश्र। और तीसरे वाले बंदे क्या थे? मदन मोहन मालवीय, जिसको हम एमएमएम बोल देते हैं सिंपली। ये तीन लोगों ने मिलके हमारी यूपी किसान सभा का फाउंडेशन किया था, किसान सभा। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने नोट कर लेना है और रट्टा मार लेना है, राइट। कितने लोग थे? तीन लोग, इन नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा, और एमएमएम। इनमें ये दो लोग महात्मा गांधी के पास भी गए थे, ठीक है। इसलिए जब चंपारण सत्याग्रह होना था वहां पे,
तो उनसे मिलने गए थे कि हमारे यहाँ की सिचुएशन दिक्कत है, आप आगे यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्या हो सकता है यहाँ पे, राइट। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आंसर आपको पता चल गया, 1918, ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग एस्टेब्लिश द कलकत्ता मदरसा विद द एम। अब आपको पता है, जब आप स्पेक्ट्रम, राजीव अहिर वाली, जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे हिस्ट्री की, तो उसमें एजुकेशन के ऊपर एक चैप्टर है स्पेशली, राइट। तो एजुकेशन के बारे में जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कलकत्ता मदरसा का जिक्र आएगा उसमें। आप उसको देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। तो क्या है क्वेश्चन? टू रिवाइव द इंटरेस्ट ऑफ ओरिएंटल लर्निंग, to prepare qualified Indians to help the British administration in companies codes, to promote vernacular education and to train British civilians in Muslim customs and laws। अब देखो, मदरसा है, राइट। तो इसका मतलब इसमें मुस्लिम रिलेटेड एजुकेशन हो रही होगी, मुस्लिम रिलेटेड एजुकेशन, या मुस्लिम लॉज की जो एजुकेशन थी स्पेशली। तो दो चीजें ब्रिटिश ने सेटअप की थी, एक तो संस्कृत कॉलेज किया था जिसमें हिंदू लॉज की पढ़ाई करते थे वो, ठीक है, और एक मदरसा सेटअप किया था जिसमें वो मुस्लिम लॉज की पढ़ाई करते थे। तो आपको पता होगा कि जो मुगल्स थे, तो वो लोग पर्शियन पर्शियन लॉज को फॉलो करते थे, राइट। उनकी लैंग्वेज पर्शियन थी और ये वहीं के नियम कानून को फॉलो करते थे। तो धीरे धीरे जब ब्रिटिश लोग आए, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, तो ये पर्शियन को जो है हटाना शुरू किए। और उसी संदर्भ में क्या था कि सबसे पहले तो कस्टम्स को पढ़ना था। रूल कैसे करोगे जब तक लोगों की कस्टम्स को जानोगे नहीं, लॉज को जानोगे नहीं। तो कस्टमरी लॉज, जो लीगल लॉज थे, क्रिमिनल लॉज थे, उनकी स्टडी के लिए कलकत्ता मदरसा की स्टडी सॉरी सेटअप होता है। तो इसमें क्या होना था कि जो कंपनी का लीगल सिस्टम था, सॉरी हाँ जुडिशियल, तो जुडिशियल सिस्टम में आपको चाहिए लोग। तो मुंशी, सॉरी क्या बोलते थे उसको, तो सिविल कोर्ट होती थी, और उसको मुंसिफ बोलते थे, और दूसरा नाम निजामत, मेरे ख्याल से। जो क्रिमिनल कोर्ट होती थी उसको क्या बोलते थे? निजामत अदालत। उसको जे से या जेड से लिख सकते हैं हम। तो इस वाले कोर्ट में जो है हमें क्या चाहिए होते थे? इंडियन लोग चाहिए होते थे जिनको मुस्लिम लॉ पता हो। तो क्या होता था? प्रिपेयर क्वालिफाइड इंडियन टू हेल्प ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंपनीज कोड। तो इसलिए कलकत्ता मदरसा सेटअप किया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोर्ट्स में चलता था न्याय व्यवस्था, वो एक्चुअली मुस्लिम लॉज पे बेस्ड थी, इसलिए जरूरी था इसको पढ़ाई करना। अगला देख लो, विच ऑफ द क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कम्युनल अवार्ड। तो एक बार इसके ऑप्शन जाओ। इट वाज बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स ऑफ द लोथियन कमेटी। लोथियन कमेटी, कम्युनल अवार्ड कब आया था? आपको ये पता होना चाहिए ना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से गांधी जी लौट के आए थे। कौन से? सेकंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जब गांधी जी लौट के आए थे, उसके बाद जो है कम्युनल अवार्ड की फाउंडेशन हुई थी, राइट। तो ये तो आपको पता होगा। कम्युनल अवार्ड की बात हो रही है सेकंड राउंड टेबल के बाद। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1931 या 32? कमेंट करो आप, किसमें हुआ था, 1931 की 32 में? ओके। तो क्या हो रहा है? इट वाज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द लोथियन कमेटी, एंड 33% सीट्स वर टू रिजर्व फॉर वुमेन इन ऑल द प्रोविंसेस। तो लग रहा है कि 33% का रिजर्वेशन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मिलेगा प्रोविंसेस में। एक बार चलो वीडियो को पॉज करो, एक बार थोड़ा सा सोचो, अपनी लर्निंग को रिकॉल करो, फिर ऑप्शन पे मारो जरा टिक्का तुक्का है। अच्छा, ऊपर वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें एक पॉइंट में बताना भूल गया, तो आप नोट कर लो। क्या था कि एक जोनाथन डंकन भाई साहब थे। कौन थे? जोनाथन डंकन, नाम आपने सुना ही होगा, जोनाथन डंकन। तो नहीं सुना तो याद कर लो। इन्होंने जो है संस्कृत कॉलेज स्टैब्लिश किया था। संस्कृत कॉलेज, जैसा मैंने ऊपर बताया था ना डिस्कशन करते समय, कि हिंदू लॉज की पढ़ाई के लिए संस्कृत कॉलेज था। तो ये कहाँ था? बनारस में, जो कि अब वाराणसी बोला गया है। तो बनारस में ये स्टैब्लिश हुआ था। और कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स ने कहाँ पे सेटअप किया था? कलकत्ता में किया था। तो उसमें मुस्लिम लॉ पढ़ते थे, और संस्कृत कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता था? हिंदू लॉ। तो दोनों, इन दोनों कॉलेजेस से मिला के जो है इंडियंस को तैयार किया जाता था कोर्ट में काम करने के लिए, राइट। सप्लाई करते थे ये लोग, जो इंटेलेक्चुअल्स थे लीगल लॉज में, फॉर वर्किंग इन द कोर्ट। तो ये मेरे ध्यान से उतर गया था। चलो आगे देखते हैं हम लोग, जो 16 क्वेश्चन देख रहे थे। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कम्युनल अवार्ड के बारे में हो रहा है। आपको पता होगा कम्युनल अवार्ड जो है 1932 में आया था, राइट। इतना तो आपको याद होगा। तो थोड़ा सा चलो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। कम्युनल लॉ कब आया था? 1932 में आया था। और आफ्टर, जब सेकेंड राउंड टेबल
कॉन्फ्रेंस, एसआरसी, ये जब फेल हो गई थी, तो इसके बाद जो है, जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था, क्या नाम था उसका, रामसे मैकडोनल्ड। कौन था? रामसे मैकडोनल्ड। ये था पीएम, कहाँ का? ब्रिटेन का। तो जब राउंड टेबल फॉल हो गई, तब इसने क्या किया, इसने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। ठीक है, कम्युनल अवार्ड, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक पंचाट। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो वो देख लें अपना, सांप्रदायिक क्या बोलते हैं इसको? पंचाट बोलते हैं। ओके, सांप्रदायिक पंचाट। ठीक है, तो 1932 में हुआ था। डेट, ये ईयर याद करना बहुत ज्यादा, मतलब इतना ही सफिशिएंट है, आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं है। डेट कभी नहीं पूछेगा एज सच, तो ईयर याद है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, और ये जो अवार्ड बनाया गया था, इसके लिए एक कमेटी सेटअप की गई थी। उस कमेटी का क्या नाम था? इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी। इसको याद कर लो आप, इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी। तो इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी बनाई गई थी। ये किसके अंडर में था? यही लोथियन भाई साहब, जिसका नाम मेंशन्ड है आपका। ठीक है, तो लोथियन जो थे, इनके अंडर में ये बनाया गया था, राइट। तो इसी ने क्या किया था, हाँ, गवर्नमेंट को जो है सजेशन दिया था कि आपको क्या लाना चाहिए, कम्युनल अवार्ड लाना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि कम्युनल लॉ 1909 में इंट्रोड्यूस होता है, 1919 में इसको बढ़ाया जाता है, राइट। और उसके बाद फिर फर्दर 1932 में जब 1935 वाला एक्ट आता है, तो और बढ़ा दिया जाता है। तो खत्म करने के बजाय जो कम्युनल, जो सेपरेट इलेक्ट्रोड था, ठीक है। अब देखो, ये फ्रेंचाइज कमीशन था ना, क्या था ये? फ्रेंचाइज मतलब इलेक्शन, किसको वोट देना मिलेगा, किसको क्या राइट्स मिलेंगी, कौन कौन लोग वोट दे सकते हैं। एक तरह से सिटीजनशिप तय करता है, कौन लोग सिटीजन्स हैं, वोट देने का अधिकार किसको होगा। तो ये फ्रेंचाइज कमीशन इसीलिए बना था लोथियन के अंडर में। तो इसमें क्या कहा गया कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट चल रहा था इंडिया में ऑलरेडी, उसको कंटिन्यू करना है। तो वो तो कंटिन्यू भी होगा, और उसके अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स थे, उसमें एक्सटेंशन कर दिया गया, मतलब और भी ग्रुप्स को ऐड कर दिया गया फर्दर। तो दलित्स को भी क्या हुआ, सेपरेट इलेक्ट्रोड का अधिकार मिलने लगा। पहले दलित में वो लोग नहीं थे, दलित नहीं थे। ठीक है, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट चीजें थी, उसमें क्या था, माइनॉरिटीज तो पहले ही थे, मतलब एक तरह से मुस्लिम माइनॉरिटीज, दलित का इजाफा होता है। तो इसी वजह से क्या हुआ था, जो गांधी जी ने अपने अनशन किया था यडावदा जेल में, और उसी के बाद में सिर्फ पूना पैक्ट साइन होता है बिटवीन डॉक्टर अंबेडकर एंड महात्मा गांधी। तो पूना पैक्ट भी इसी से रिलेटेड है, एक तरह से घटना, उसको भी याद रखना है। तो दलित्स को जो है रिजर्वेशन मिलता है, कितनी सीट्स का? 78 सीट्स दलित्स को दी जाती हैं, राइट। तो 78 सीट्स दलित को दी जाती हैं। इसके अलावा जो ये कम्युनल अवार्ड था, उसके और जो फीचर्स हैं, उसको भी देख लो जल्दी जल्दी। तो ओवरऑल जो कम्युनल अवार्ड था, उसके 3-4 फीचर्स हैं, वो आपको बारी बारी से देख लो। एक तो आपको मैंने बता दिया कि 78 सीट्स किसको मिलेंगी, दलित को। तो ये प्रोविजन किया गया था, राइट। और इसके बाद क्या था, दलित को डुअल वोट भी मिला था, मतलब डबल वोट का प्रोविजन था, इनको दो दो वोट मिलेंगे। उसके अलावा क्या था, महिलाओं को 3% सीट्स रिजर्व थी, याद करना, 3% सीट्स फॉर वुमेन वुअर रिजर्व। तो स्टेटमेंट में क्या दिया है, 33%, जो कि गलत है। 3% था, वो भी NWFP, नॉर्दर्न वेस्टियन फ्रंटियर प्रोविंस को छोड़ के। तो यहाँ पे ये भी नहीं था, क्योंकि ये ट्राइबल एरिया था। तो यहाँ पे तो ये भी नहीं था। बाकी जो प्रोविंसेस थी, वहाँ पे 3% का रिजर्वेशन मिला था, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, 3% का रिजर्वेशन फॉर वुमेन। ओके, 3% सीट्स एक्चुअली, ठीक है। तो 3% सीट्स इनके लिए रिजर्व होंगी, राइट। और बम्बई जो है, बॉम्बे प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस में मराठों को 7, कितनी मिली थी, 7 सीटों का रिजर्वेशन फॉर मराठा। ठीक है, ये याद रखना, बॉम्बे में मराठों के लिए 7 सीटों का रिजर्वेशन। तो ये थे ओवरऑल फीचर्स जो
हमको कम्युनल अवार्ड मिले थे। याद क्या रखना है, 1932। हमें याद क्या रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1932। पीएम कौन था, रामसे मैकडोनाल्ड था। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में होती है। इसमें एक्सटेंशन होता है जो सेपरेट इलेक्ट्रोड का था, दलित को भी दिया जाता है, जिसकी वजह से पूना पैक्ट साइन होता है किसमें किसमें, गांधी जी और अम्बेडकर में, क्योंकि गांधी जी को लगता था कि इससे क्या होगा, हिंदू सोसाइटी का डिवीजन हो जाएगा। चलो इसमें बहुत डिबेट में बहुत ज्यादा नहीं जाते हम लोग, आप किताब से पढ़ लेना। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हु हैड सेट अप द नेटाल इंडियन कांग्रेस? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नटाल इंडियन कांग्रेस किसने सेटअप किया था? ऑब्वियसली गांधी जी ने सेटअप किया था, जब वो साउथ अफ्रीका गए थे तो वहां पे उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस का सेटअप किया था। इसके अलावा फिनिक्स, जो फिनिक्स सोसाइटी थी उसका सेटअप किया था उन्होंने, आश्रम टाइप में था ये, ठीक है, तो इसका भी सेटअप किया था उन्होंने सोसाइटी वहां पे। ठीक है, तो ये आंसर बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए, इससे आसान क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता है। अगला देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट? क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बाय वेरियस स्कॉलर्स? अब ये जो है स्टेटमेंट दिया गया है, आपको पढ़ना है। ये देखो ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ऑलरेडी। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ा है अपने राजीव अहिर वाली, तो वहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं कोटेशन के साथ। आपने क्या करना है, उसको देखना है, ध्यान से याद करना है। ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज इसकी बहुत कम है कि इस तरह के क्वेश्चंस आए। और ऑब्वियसली आप जानते नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी हमें देखते रहना है, ठीक है। तो फिर से देखो ध्यान से, आउटराम, जेम्स आउटराम क्या था, स्कॉलर है। तो उसने क्या बोला कि मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल, 1857 के बारे में कोट है ये। कार्ल मार्क्स क्या रहे हैं, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ सोशल प्रोग्रेस, द इंग्लिश हैड ऑलरेडी इनिशिएटेड, इनके हिसाब से क्या है, सोशल प्रोग्रेस हो रही है 1857 में। आर होम्स ये क्या बोल रहा है, इट इज वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, ठीक है। और बेंजामिन डिजराइली क्या बोल रहा है, इट इज कह रहा है नेशनल राइजिंग है ये, ठीक। तो ये राष्ट्रीय उत्थान की बात हो रही, मतलब इंडिया के लोग राइज कर रहे हैं, उनके अंदर नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस डेवलप हो रहा है, इसकी बात कर रहा है बेंजामिन डिज़राइली। तो आपको क्या लगता है इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हम 18 देख रहे हैं, 18 का आंसर क्या हो जाएगा, पूछ रहा है नॉट करेक्ट। क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट, गलत क्या है इसमें से, राइट। तो गलत क्या नहीं है, देखो ये आउटराम ने बोला था ऐसा, उसने कहा था कि ये मुस्लिम्स की कॉन्स्पिरेसी है। इसी वजह से क्या था, आगे चल के सर सैयद अहमद खान जो है, ये जो आरोप लगा था, तो सैयद सैयद अहमद खान क्या करते हैं, अंग्रेजों के करीब जाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको थोड़ा सा गवर्नमेंट का फेवर मिलने लगे और वो आगे बढ़ सके, राइट। तो दिस वाज द ओनली रीजन। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला, अब देखो यहाँ पे ये इसको क्या बोलते हैं, एथनोसेंट्रिक या यूरोसेंट्रिक व्यू। इनके हिसाब से जो है, जो ब्रिटेन का शासन है इंडिया के लिए वो क्या है, बेनिफिशियल है। तो उस निगाह से इनको कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज भी किया गया बहुत, कि इन्होंने कैसे कह दिया ये चीज। तो क्या बोल रहे हैं, ये सोशल प्रोग्रेस है इनके हिसाब से, जो ब्रिटिश का रूल है इंडिया के लिए वो सोशल, इंडिया की सोसाइटी को आगे लेके जा रहा है, सोशल प्रोग्रेस है, ठीक है। और मतलब एक तरह से जो इंग्लैंड में प्रोग्रेस चल रही थी, वो जब इंग्लैंड जो है इंडिया पर रूल करता है, तो वो जो सोसाइटी में प्रोग्रेस इंग्लैंड में चल रही थी, वही प्रोग्रेस इंडिया में भी चलने लगेगी। एक तरह से प्रोग्रेस जो है ट्रांसफर हो जा रही है, कहाँ से, कॉलोनियल मास्टर के कंट्री से कॉलोनी के अंदर में, ठीक है। आर होम्स क्या बोल रहा है, इट इज अ वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, यही वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। ये आर होम्स ने क्या बोला है, ये जो है रीज का था कथन, ठीक है। ये रीज का कथन है, ना कि आर होम्स का, ठीक है। और बेंजामिन डिजरायली वाला भी ऑप्शन जो है सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ये वाला ही कथन जो है गलत है, ओके। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, एक मिनट। ऊपर वाले क्वेश्चन में जो ये था ना, आर होम्स, इसने क्या कहा था, ये क्वेश्चन तो रीज का था, जो बोला था वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि दिस इज अ वॉर और स्ट्रगल, क्या था 1857, इट इज अ स्ट्रगल बिटवीन सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म। बार्बरिज्म को क्या बोलते हैं हिंदी में, बर्बरता। बार्बरिज्म को क्या बोलते हैं, बर्बरता, सिविलाइजेशन को सभ्यता। तो क्या बोला उसने, ये जो है
सभ्यता वर्सेस बर्बरता के बीच में संघर्ष है, ये बोला था आर होम्स ने। ठीक है, तो इसको याद रखना। चलो अगला वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सॉरी 19 देखा क्या हम लोगों ने? नहीं देखा। तो 19 देखते हैं पहले हम लोग। हाँ क्या है इसमें? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द ब्रिटिश कमिटी of the Indian National Congress was established in 1809, sorry 1889 in Britain. ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक्चुअली क्या था ना कि प्रोपेगेंडा करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी फॉरेन में कमिटीज और कमीशंस या सोसाइटीज बनाते थे। जैसे एक जो है ना लाला लाजपत राय का दादा भाई नौरोजी का इंडिया हाउस था, आपने पढ़ा होगा। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में इंडिया हाउस को सेटअप किया था इंडिया की बात को रखने के लिए। किसके खिलाफ? सॉरी किसके सामने? जो जो इंग्लैंड की पब्लिक है और वहाँ के जो नेता लोग हैं। तो इस तरह से क्या किया था, इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अपनी कमेटी वहां पे बनाई थी। तो अब आपको तय करना है कि कहाँ पे बना था, ये ईयर सही है कि नहीं है। और अगला देखो, इट एम्स टू रेज अवेयरनेस फॉर द पब्लिक इन द ब्रिटेन ऑफ इंडियन इश्यूज। तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, अवेयरनेस के लिए कमेटी बनेगी वहां पे, राइट। तो अब बात यह है कि पहला स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, राइट। तो सॉरी, तो पहला स्टेटमेंट भी एक्चुअली सही है, इसी ईयर में बना था ये, ठीक। तो पता है 1885 में कांग्रेस बनती है और 1889 में जो है यहाँ पे जाके ये कमेटी फॉर्म की जाती है, जिससे कांग्रेस अपनी बात नेताओं के सामने, जो पार्लियामेंट है ब्रिटिश का, ठीक, उसमें जो नेता लोग हैं उनके खिलाफ, उनके सामने, प्लस जो जनता है, द पब्लिक ऑफ ब्रिटेन, दोनों के सामने अपने पक्ष को रख सकें कि इंडिया में जो एट्रोसिटीज हो रही हैं उस पे जो है लगाम लगाई जाए और इंडिया को जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, जो डेमोक्रेटिक लॉज हैं, उनकी तरफ ले जाया जाए। ओके, तो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, और ये दोनों स्टेटमेंट ही सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? शी। ओके, अगला देखो, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेशनल कांग्रेस, द इंडियन नेशनल कांग्रेस मर्ज विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? द इंडियन नेशनल कांग्रेस मर्ज किसके साथ मर्ज हुई थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन एंड लैंड होल्डर सोसाइटी। अब देखो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, सीधा है, लेकिन अगर आपने डीप में पढ़ा नहीं है और जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी बिफोर कांग्रेस, उसका एक चैप्टर दिया हुआ है, सब हेडिंग है स्पेक्ट्रम में, उसको आप देख लेना। वहां से यू विल गेट टू नो कि हाँ कैसे प्रोग्रेस होता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया में, ठीक। तो इसमें चार ऑप्शन है, इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? जल्दी से बताओ हमें, राइट। आपको पता होगा ना कि एक ये लोग जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और इस टाइप के और भी नेता लोग थे जो पहले, आनंद मोहन बोस थे, तो ये लोग क्या कर रहे थे, इवन कांग्रेस के पहले भी इन लोगों ने सेटअप किया हुआ था बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बंगाल में स्पेशली। तो इनमें से एक थी इंडियन नेशनल एसोसिएशन, आईएनए जिसको बोल सकते हैं आप। तो ये एक्चुअली जो है कांग्रेस से 2-3 साल पहले बनी थी, और जो है बाद में जब कांग्रेस सेटअप हो जाती है तो इसका इसमें मर्जर हो जाता है, राइट। तो ये मर्जर हुआ कब था? 1886 में, राइट। तो एक साल 1885 में अलग अलग हुई उनकी मीटिंग, लेकिन अगली साल दोनों ने डिसाइड किया कि साथ ही रखते हैं मीटिंग, और मर्ज कर दिया दोनों सोसाइटीज को, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। आगे चलो, याद रखना आपको इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ठीक। अब इसका एक देख लेना कि हाँ जो मैंने नाम बताया था ना, कौन था फाउंडर इसका? ऑब्वियसली एस एन बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, याद करना है इसको। और ये किताब का क्या नाम था? ये भी नोट कर लो, अ नेशन इन द मेकिंग। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की किताब का क्या नाम था? अ नेशन इन द मेकिंग। ये बहुत बार पूछी गई है, इसलिए याद करके रख लेना इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इनकी सोसाइटी का नाम इंडियन नेशनल एसोसिएशन। 1886 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज हो जाती है, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, सॉरी, the partition of Bengal came into effect. The Surat split. The boycott resolution was passed against the partition of Bengal. दादा भाई नौरोजी announced the goal of Congress was स्वराज। इन सभी क्वेश्चंस की बात हो रही है। अब ये ऑब्वियसली जिस तरह का नेचर दिख रहा है आपको, क्रोनोलॉजी ही पूछेगा, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट 1905 में, आपको पता ही है, इससे आसान क्या ही हो सकता है। और बंगाल का प्रभावी, अच्छा ये भी अगर आपको एकदम एग्जैक्ट देखना हो तो अक्टूबर में प्रभावी हुआ था, ठीक है। अगला क्या है?
सूरत स्प्लिट कब हुई थी? ऑब्वियसली 1907 में, ये तो इजी है, आपको पता ही होगा। बाइकॉट रेजोल्यूशन वाज पास्ड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब देखो, एक्चुअल ये इफेक्ट में आ रहा है, इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास हो रहा है, ठीक। तो कब हुआ होगा? ये हुआ था अगस्त में, अगस्त 1905 में, ठीक है। अगस्त 1905 में ये वाला रेजोल्यूशन पास होता है। उसके बाद जो है अक्टूबर में जाके एक्चुअल पार्टीशन हो जाता है, ठीक? तो बात तो इसलिए एक्चुअली, हाँ, ये आपको पता होगा 1903 से ही चल रही थी, पार्टीशन होना है। फाइनली 1905 में फाइनली हो जाता है, राइट। तो न्यूज आ रही थी कि सरकार करने जा रही है, तो इसलिए अगस्त में ही इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। फिर भी अक्टूबर में जाके फाइनली जो है गवर्नमेंट क्या करता है, इस रेजोल्यूशन को पास कर देती, मतलब इफेक्ट में ला देती है। और ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, राइट, ऑन द कम्युनल लाइंस। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सांप्रदायिक आधार पे किया गया था, राइट। अब दादाभाई नौरोजी अनाउंसेस द गोल ऑफ कांग्रेस वाज स्वराज, ठीक है। तो ये 1906 में दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट थे, इसको प्रिसाइड किया था। और उसी मीटिंग में दादा भाई नौरोजी ने क्या डिक्लेयर किया था कि जो गोल है वो कांग्रेस का क्या है, स्वराज। तो ये जो स्वराज था एक्चुअली क्या था, इट वाज काइंड ऑफ डोमिनियन स्टेटस की मांग थी, राइट। तो ये हो गया 1906 में, ये इसी समय प्रेसिडेंट थे। ये हो गया अगस्त 1905 हो गया। सूरत स्प्लिट आपको सबको पता है। अब बताओ आप कमेंट करके कि इसमें जो सूरत स्प्लिट हुई थी उसमें प्रेसिडेंट कौन था कांग्रेस का? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट था कौन था इसमें? राज बिहारी बोस थे क्या? आप कमेंट करके बताओ। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर, लेट अस मूव टू 22। वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो हम लोग 25 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे और आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिस्कशन में थोड़ा डीप करना चाह रहा हूँ जिससे आपकी लर्निंग हो जाए और सिर्फ आंसर बताने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होता है, हमारी लर्निंग होती नहीं है और फिर टाइम पास हो जाता है फर्जी का। तो लेट अस सी, विच न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय प्रार्थना समाज फॉर सोशल अवेयरनेस। तो ऑप्शन देख लो क्या क्या है इसमें। बंगदूत, दिग्दर्शन, बंग दर्शन। अब देखो बंग, ये यही जो नाम है बंग, मतलब ये बंगाली लैंग्वेज से है और स्पेशली बंगाल में होगा। तो ये दोनों न्यूज़पेपर्स जिस नाम से आप देख सकते हो, नाम से अगर गेस करोगे तो ये बंगाल में ही हो सकते हैं। अब प्रार्थना समाज की लोकेशन क्या आपको पता है कहाँ पे है? उस हिसाब से आपको क्या मिलेगा, हेल्प मिल जाएगा इलिमिनेट करने में, राइट। तो विच न्यूज़पेपर्स वाज स्टार्टेड बाय प्रार्थना समाज? आंसर क्या हो जाएगा इसका? सुबोध पत्रिका, ठीक है। तो प्रार्थना समाज का जो जर्नल है वो क्या है? न्यूज जर्नल तो नहीं पर न्यूज़पेपर बोल सकते हो, ये है सुबोध पत्रिका, ठीक है। और ये जो है प्रार्थना समाज क्या था, हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट था। ये हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहता था, राइट। और स्टार्ट कब हुआ था ये? 1867 में, 1867 में, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लो इसमें। रिफॉर्म कब स्टार्ट हुआ था? ओके, 1867 में फाउंड हुआ था प्रार्थना समाज। ये हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट था, हिंदू सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको रिफॉर्म को से। और ये लगभग उस लाइंस पे था जो दयानंद, नॉट दयानंद सर, एक्चुअली आर्य समाज। तो एक तरह से आर्य समाज की जो बंगाल में आर्य समाज था उसी के लाइंस पे ये बनाया गया था, राइट, 1867 में। अच्छा हाँ, एक चीज और, बंगदूत, ये तो आपको पता होना चाहिए ना, बंगदूत किसका था? राजा राम मोहन रॉय था, राइट। राजा राम मोहन रॉय का मुखपत्र था ये, राइट। तो अगर आपने पढ़ा है आर्य समाज की, कहाँ मैं चले जाऊँ, आर्य समाज नहीं, ब्रह्म समाज, ठीक है। आर्य समाज किसका था? कमेंट करके बताओ मुझे, कमेंट जाके लिखो, आर्य समाज का फाउंडर कौन था और इसका ईयर कौन था, किस ईयर में फाउंड हुआ था? ये दोनों कमेंट करो जाके जल्दी से। तो हाँ, चलो लेट अस मूव। अब यहाँ पे क्वेश्चन था सुबोध पत्रिका, हमने बता दिया आपको, ये है। और 1867 में हुआ था। आर्य समाज कब हुआ था? 1875 में, सॉरी, हाँ, दयानंद सरस्वती वाला आर्य समाज 1875 में बना था। ये क्या है, प्रार्थना समाज कब है? 1867 में। इतना तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत कर दोगे। सुबोध पत्रिका। अगला देखो, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? आफ्टर द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, किस पे क्वेश्चन है? टीपू सुल्तान के ऊपर। व्हाट वर द चेंजेस
सॉरी स्टेट ऑफ मैसूर वेंट थ्रू, आपको पता होगा ना टीपू सुल्तान जो है, और 1993 में जो फोर्थ वॉर हुआ था उसमें वो डेथ हो गई थी उनकी। ठीक है, तो आपको पता होगा टीपू सुल्तान की मौत के बाद क्या क्या, द न्यू स्टेट ऑफ मैसूर वॉज हैंडेड ओवर टू द कृष्णराज तीन हु एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी अलायंस। अगला स्टेटमेंट देखो, 1831 में विलियम बेंटिक टू कंट्रोल ऑफ द मैसूर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नेंस। कितनी सत्यता है इसमें, आपको याद है गवर्नर जनरल की जो, ये याद कर लेना स्पेक्ट्रम में लास्ट में जो है ना दिया हुआ गवर्नर जनरल की एक लिस्ट दी हुई है, उनके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो काम हुआ है। तो बेंटिक वाला एक बार खोल के रिवाइज कर लो, इनफैक्ट सभी गवर्नर जनरल को रिवाइज कर लो। तो क्या कह रहा है, 1831 में विलियम बेंटिक ही था, ऑब्वियसली था। और 1881 में लॉर्ड रिपन रीस्टोर द किंगडम टू द रूलर। तो तीन स्टेटमेंट है, सभी जो है मैसूर के बारे में है। इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको डिसाइड करना है, राइट। तो पूछा जा रहा है इसमें विच इज द करेक्ट, एक्चुअली तीनों के तीनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 23 का ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, अगर इसमें ज्यादातर इंफॉर्मेशन बुक में दी हुई है, अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई इंफॉर्मेशन है जो नहीं है तो आपको याद कर लेना है। कृष्णराज तीन, इनको हैंड ओवर कर दी गई थी। तो वुडियार्स का शासन था टीपू सुल्तान के पहले, आपको पता होना चाहिए। इनकी किंगडम लगभग 1660s के अराउंड में डेवलप हुई थी, वुडियार्स। ठीक है, और उसके बाद फिर जब ये डिक्लाइन होने लगे तो क्या हुआ था, टीपू सुल्तान के जो पिताजी थे हैदर अली, इनके बाप कौन थे, हैदर अली है। हैदर अली ने फिर किंगडम को रीस्टोर किया और इसको रीऑर्गेनाइज किया। फिर इनकी जो है ब्रिटिश के साथ लड़ाई होने लगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो धीरे धीरे चल के क्या हुआ, जो चार वॉर्स होते हैं तो लास्ट वॉर में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। तो जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद कृष्णराज दो तीन को रिस्टोर कर दिया जाता है। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया जाता है। ठीक है, अगला देखो, 1831 में विलियम बेंटिंग ने मिस गवर्नेंस इसका आरोप लगाकर मैसूर को हड़प लिया। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस में क्या था, उसको ऑटोनॉमी रहती थी। आप एक बार पढ़ लो कि सब्सिडरी अलायंस के फीचर क्या थे। तो सिर्फ सब्सिडरी अलायंस में राजा को आजादी रहती थी, ऑटोनॉमी रहती थी। पर कुछ इश्यूज जैसे डिफेंस, कुछ एरियाज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, तो इस फील्ड्स में आजादी नहीं रहती थी। उसके अलावा एक ब्रिटिश रेजिडेंट, एक क्या ब्रिटिश रेजिडेंट उनके उसमें बैठता था, तो वो निगरानी रखता था एक्चुअली। तो ओवरऑल अब क्या किया, मिस गवर्नेंस के आधार पे पूरी पूरे राज्य को ही ब्रिटिश प्रोविंस में मिला दिया विलियम बेंटिक ने। और 1881 में क्या हुआ, फिर से रिपन ने क्या किया, किंगडम को फिर से वुडियार्स को वापस कर दिया। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हो गए हमारे सही। हम लोग मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इल्बर्ट बिल आर करेक्ट, मैंने आपको बताया था ना अभी इसके पहले। और एक क्वेश्चन भी आया जिसमें पूछा गया था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के बारे में। तो ये रिपन के टाइम में हुआ था, 1883 में हुआ था। ठीक है, 1883 में रिपन, इट प्रपोज दैट द इंडियन मजिस्ट्रेट्स वुड ट्राई यूरोपियंस इन क्रिमिनल केसेस। करेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, नॉट करेक्ट नहीं पूछ रहा है। अगला क्या, इट अलाउड द इंडियन टू फाइल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट यूरोपियंस, इट ऑथराइज्ड इंडियन सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स, इट वाज एजिटेशन लेड बाय द लिटन इन सपोर्ट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। गलत, तो लिटन तो था ही नहीं, कौन था, रिपन था, आपको पता होना चाहिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन था, रिपन। और रिपन की काल की काला कारनामा माना जाता है। ठीक है, गवर्नरशिप रिपन की जो थी उसमें ये एक तरह से इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो थी धब्बे की तरह माना जाती। अदरवाइज रिपन की कॉल को क्या माना जाता है, काफी प्रोग्रेसिव माना जाता है, राइट। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, द फर्स्ट ऑप्शन, ये सही है। तो इसीलिए बवाल हुआ था, क्योंकि पहले क्या था, ऐसा प्रोविजन नहीं था। अगर यूरोपियन कोई कोई जो है किसी भी केस में फंसता था तो उसको कोई यूरोपियन जज ही ट्राई करता था। अब लेकिन क्या हो गया कि अब ऐसा कर दिया गया कि इंडियन मजिस्ट्रेट, जो इंडियन जजेस वो भी जो है यूरोपियंस को ट्राई करेंगे, उनके केसेस को सुनेंगे, क्रिमिनल केसेस को। ऐसा पहले था नहीं। और जब ऐसा डिसीजन लिया रिपन ने, तो क्या हुआ, जितने भी यूरोपियन ऑफिसर्स, उन लोगों ने क्या हुआ, प्रोटेस्ट करने लगे। तो दे प्रोटेस्टेड, और जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो इस बिल को, इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया गया। तो इंडियंस को समझ में आया कि एक्चुअली यूरोपियंस कितने रेशियल हैं। वो खुद हम पे ट्राई तो करेंगे, हमको जज करेंगे, पर इंडियंस को अलाउ नहीं करेंगे खुद को जज करने के लिए।
ठीक है। तो इसी कंट्रोवर्सी के चलते हुए मॉडरेट्स को रियलाइज हुआ कि ये जो सरकार है ये इतनी अच्छी है नहीं, इसका विरोध होना चाहिए और सुधार होने की गुंजाइश है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। अगला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ गांडमार्क, ट्रीटी ऑफ सागौली, ट्रीटी ऑफ यान्डबो। अब ये सभी जो है फॉरेन अफेयर से संबंधित हैं, तो इसका भी एक स्पेशल चैप्टर दिया हुआ शुरू में, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के नहीं, आगे जो है एक चैप्टर है जिसमें बोला गया है कि यूरोपियंस कैसे अपनी सत्ता को मजबूत करते हैं इंडिया में। तो उस चैप्टर को आप देखो जाके, वहां पे सभी जो फॉरेन अफेयर्स है वन बाय वन डेल्ट है, वहां से इस क्वेश्चन को आप बहुत ही इजिली सॉल्व कर लोगे। तो क्या करना है इसमें, मैचिंग करनी है और पूछा जा रहा है इसमें से पेयर्स करेक्ट कौन से हैं। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस में क्या अमेरिका इन्वॉल्व था कि नहीं इन्वॉल्व था, ये आपको बताना है। तो 25 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 एंड 2 है सही। क्यों, क्योंकि इसमें जो है यही वाले दो सही हैं। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ पेरिस में फ्रांस और अमेरिका के बीच में लड़ाई हो रही थी, राइट। तो अमेरिका में रूल कौन करता था, इंग्लैंड करता था, तो इसलिए यहाँ पे इंडिया में भी उसका रिफ्लेक्शन आ जाता है। ट्रीटी ऑफ गॉन्डमक किसके साथ साइन हुई थी, अफगानिस्तान के साथ हुई थी। और ट्रीटी ऑफ सागौली किसके साथ साइन हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए, नेपाल के साथ साइन हुई थी, राइट। तो ये उल्टा दे दिया गया है यहाँ पे, ट्रीटी ऑफ सागौली किसके साथ साइन हुई थी, ये हुई थी नेपाल के साथ। ओके, नेपाल के साथ ट्रीटी ऑफ सागौली साइन हुई थी, और बर्मा के साथ यांडबो हुआ था। तो यहीं पे उल्टा दे दिया गया है, इसको आपको सीधा लिख लेना है और याद कर लेना है। ठीक है, सागौली इसके साथ, नेपाल के साथ, और यांडबू किसके साथ, बर्मा के साथ। तो इस वाले वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। 25 क्वेश्चंस का हमने डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया है, राइट। और फिर अगले वाले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि 1 घंटे की वीडियोस में कम से कम 50 क्वेश्चन हम लोग टैकल करें, और एनालिसिस आपको हम बढ़िया ही देंगे जिससे आपको किताब खोल के ना देखना पड़े। जो भी ऑप्शंस हैं उनका हम बढ़िया डिस्क्रिप्शन देंगे, और कोशिश करेंगे कि आपकी बढ़िया लर्निंग हो इस वीडियो के जरिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहिए। और अगले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप, हाँ एक चीज़ और, टेलीग्राम चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और जो भी वीडियोस अपडेट होंगे वो सब टेलीग्राम पे आपको मिलते जाएंगे, इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, बाय बाय, टाटा।